हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, कि जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसा है। दैट इज़ फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, इन whose टाइम पीरियड द पंचायत्स वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। किसके टाइम पीरियड्स में क्या पंचायत ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। दैट इज पीवी नरसिम्हा राव। तो आपको ध्यान रखना है इन whose टाइम पीरियड द पंचायत्स वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement corrected describe the fourth schedule of constitution of India। कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है जो डिस्क्राइब करती है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो कौन सी है वो फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who described the part third of Indian Constitution as मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने डिस्क्राइब किया था पार्ट थर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एज मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज बी आर अम्बेडकर। तो जब भी ऐसे आप एग्जाम में पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन कि हु डिस्क्राइब द पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when an enactment is such a nature that no separation is possible between inconsistent and consistent part। तो क्या है when an enactment is such a nature that no separation is possible, जहाँ पर कोई separation possible नहीं होता between inconsistent and consistent part। तो क्या होगा whole act will be इनऑपरेटिव। क्या है पूरा का पूरा एक्ट ही इनऑपरेटिव हो जाता है। दैट वोल एक्ट विल बी इनऑपरेटिव। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से क्या है स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज वीमेन एंड चिल्ड्रन। क्या है वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच द लॉ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अबोलिश्ड इन इंडिया। कि कौन सा वो लॉ है जहाँ पर अनटचेबिलिटी जो है डिक्लेयर कर दी थी अबोलिश्ड इन इंडिया। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है तो वो क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड इन केस दैट Mrs. Sonia Gandhi, the president of Congress, is not an Italian citizen but is an Indian citizen under। तो वो कौन सा आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केस, कौन सा केस है मिसिस सोनिया द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इज नॉट एन इटालियन सिटीजन बट इज एन इंडियन सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफाइंड एज, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जनरली डिफाइंड किया गया है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। क्या है फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड लैंड, लॉ ऑफ
लैंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफाइंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है जजमेंट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 मीन, कि जजमेंट का मतलब क्या होता है सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में, उसका मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री। जो जजमेंट होती है हमारी अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 9, उसका मतलब क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लीडर, इनमें से कौन सा प्लीडर नहीं होता है। एन एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट एंड अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, तो आपको क्या करना है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पर टिक करना है, वो हमारा प्लीडर नहीं होता है। आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लीडर, ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, तो आपको क्या है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स इज नॉट ऑफ अ सिविल नेचर, इनमें से कौन सा सूट जो है वो सिविल नेचर का नहीं है। दैट इज सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंटरली पेमेंट्स और ऑफरिंग। क्या है कौन सा सूट सिविल नेचर का नहीं है, सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंटरली पेमेंट्स और ऑफरली, जो वॉलेंटरली पेमेंट्स और ऑफरिंग्स करता है वो सूट जो है नॉट अ सिविल नेचर का नहीं है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंटरली पेमेंट और ऑफरिंग, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 10 विल अप्लाई, कौन से इनमें से क्या है कौन से केसेस में सेक्शन 10 जो है वो अप्लाई हुआ। दैट इज बी ऑप्शन, बी इज अ मर्चेंट रिजाइडिंग इन दिल्ली and he has an agent A at Mumbai to sell his goods in Mumbai. A sues B in Mumbai claiming a balance due upon an account in respect of dealing between A and B while the suits pending in Mumbai, कि जो सूट है वो पेंडिंग है मुंबई में। B files a suit against A Delhi for an account and damages caused by A alleged negligence। ये जो एग्जाम्पल है ये आपकी बेरट से लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है कि जो सेक्शन है इन केसेस में से किस पे अप्लाई होगा, सेक्शन 10 वो अप्लाई होगा इस पे, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 15th, which explanation to section 11 refers to cases in which a decision in a suit may be operate res judicata against person not expressly named as parties to suits। तो जो सेक्शन है 11 की explanation है refers in cases which a decision in a suit may operate res judicata against person not expressly named as a parties to suits। that is explanation, कौन सी explanation 6th टू सेक्शन 11, तो एक्सप्लेनेशन है 6th टू सेक्शन 11, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेस जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल, कि इनमें से कौन सा है ऐसा है इनमें से ऑप्शन जिस पे रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो क्या है यहाँ पर एक तो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट अ जजमेंट अगेंस्ट विच एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड, एक तो हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सेकेंड कंसेंट कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे भी नहीं होती एप्लीकेबल। ठीक है, एंड दैट इज फोर्थ एंड ऑबिटर डिक्यूटम, तो आपको फोर्थ पे भी टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 5th व्हेन द अर्लियर डिसीजन इज अपोज टू द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट, तो आपको इस ऑप्शन पर भी टिक करना है। नेक्स्ट है 7th अ जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलिजन, तो आपको इस ऑप्शन पर भी टिक करना है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा X is living in Pune and why his brother in Mumbai. X wants to file a suit for a partition of their joint property situated in Delhi and Bangalore, तो क्या है the suit may be instituted either in Bangalore or in Delhi, क्या है the suit may be instituted either in Delhi और बैंगलोर की। एक्स जो है वो पुणे में रहता है, वाई हिज ब्रदर इन मुंबई। एक्स वांट्स टू फाइल सूट्स फॉर पार्टीशन के लिए सूट फाइल करता है। जॉइंट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली एंड बैंगलोर, तो क्या है वो सूट फाइल कर सकता है, इंस्टीट्यूट कर सकता है दिल्ली में भी
और बैंगलोर में भी। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर टू और मोर कोर्ट्स हैविंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट्स अंडर सेक्शन 20 CPC कैन बी एक्सक्लूडेड बाय अ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा 19th, अ सूट इज ट्रांसफर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम वन कोर्ट A to another court B. Meanwhile, during the transfer, the law applicable to the suit got changed. The original law, which was to be applied by the court A, has to be applied by court B. तो आपको A ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा, in a case instituted England on the basis of contract made in India, इंग्लैंड में सूट इंस्टीट्यूट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडिया में बना है। द इंग्लिश कोर्ट अप्लाइड इंग्लिश लॉ, जो इंग्लिश कोर्ट है वो इंग्लिश लॉ अप्लाई करेगी। एंड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज, जो जजमेंट है कोर्ट की वो कैसी आएगी, दैट इज not conclusive. The rights and liabilities of the parties to a contract are governed by place where the contract is made। क्या है, where the contract is made, not conclusive आएगी, ठीक है। सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, when the criminal procedure code 1973 came into force, ये चीज़ें आप स्किप कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फोर्स में कब आया, दैट इज ऑन April 1st 1974 में। कब आया, April 1st 1974 में। आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, इन अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एन ऑफेंस इज कॉग्निशेबल एंड इज नॉन कॉग्निशेबल द वोल केस शैल बी डीम्ड टू। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो हमारी FIR है, एन ऑफेंस इज कॉग्निशेबल एंड अदर इज नॉन कॉग्निशेबल, द वोल केस शैल बी डीम्ड टू बी, दैट इज कॉग्निशेबल ऑफेंस। पूरी की पूरी क्या है, कॉग्निशेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू, जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है इक्विवेलेंट किसके है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। किसके है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो आपको ध्यान रखना है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाउ मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, दैट इज़ 10 ईयर्स तक का। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स तक की रिक्वायर्ड होता है। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, दैट इज़ 10 years। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है पास किया जाता है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। तो कौन सा, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 years, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 years। तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास के द्वारा ये पास किया जाता है, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 years। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एनी पुलिस ऑफिसर में नॉट विदाउट और ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कि जो पुलिस ऑफिसर है मे नोट विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में शामिल होता है तो उसको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, इफ़ अ पर्सन इन अ लॉफुल कस्टडी एस्केप, जो पर्सन है लॉफुल कस्टडी में एस्केप कर जाता है, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही हैज़ एस्केप्ड मे इमीडिएटली pursue and arrest him in any place in India। कहीं पर भी उसे क्या है, अरेस्ट कर सकता है किसी भी जगह पर इन इंडिया, ठीक है, इन एनी प्लेस इन इंडिया। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, अ पर्सन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर में कैप्ट इन कस्टडी फॉर। जो पर्सन अरेस्ट किया गया है कस्टडी के अंदर, उसको कितने घंटे तक अरेस्ट करके रखा जाता है, 24 hours। तो आपको ध्यान रखना है, डिटेन्ड
इन ओनली 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा, when a court desires that a summon issued by it is shall served at any place outside its local jurisdiction is shall ordinarily send such summons in duplicate to magistrate of competent jurisdiction। क्या है? magistrate of competent jurisdiction। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट मेन प्रिंसिपल दैट अंडरलाइन लॉ ऑफ एविडेंस। इनमें से कौन सा मेन प्रिंसिपल नहीं है दैट अंडरलाइन इन द लॉ ऑफ एविडेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या है, hearsay evidence must not be admitted, hearsay evidence must not be admitted। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अंडरलाइंस दैट लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द टर्म फैक्ट इंक्लूड्स। इंडियन एविडेंस के अंदर जो टर्म है हमारी फैक्ट, वो क्या इंक्लूड करता है? दैट इज फैक्ट्स इन इश्यूज एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, प्रिंसिपल फैक्ट्स एंड एविडेंशरी फैक्ट्स, फैक्टम प्रोबेंटम एंड फैक्टम प्रोबेंस। तो आपको ऑल ऑफ द अबव पर टिक करना है, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ चाइल्ड्स मर्डर, दिस इज द फॉलोइंग फैक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द केस। इनमें से कौन सा द फैक्ट्स है कंस्ट्रक्ट होता है किस केस में? सर्कमस्टांशियल एविडेंस। क्या है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस। एंड आर बिफोर द मर्डर अ वेंट टू पुलिस प्लेस मर्डर विद द चाइल्ड alone returned home, a cloth were found to be blood stained, the evidence which take account above mentioned facts is called circumstantial evidence। क्या कहलाएंगे? circumstantial एविडेंस। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना। क्वेश्चन को दोबारा रीड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द क्वेश्चन वेदर ए मर्डर्ड बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ स्ट्रगल, marks on the ground produced by struggle at the place of occurrence are relevant fact which section of the evidence act। कौन सा सेक्शन होगा एविडेंस एक्ट का? दैट इज सेवेंथ सेक्शन होगा। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज वेदर ए was revised the fact that shortly after alleged rape A made a complaint relating to the offense is a, क्या होगा वो offense? relevant fact showing conduct। The question is whether A was revised the fact that shortly after alleged rape A made a complaint related to the offense is a relevant फैक्ट शोइंग कंडक्ट। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द प्ली ऑफ अलीबी इज गवर्नड बाय विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्ली ऑफ अलीबी इज गवर्नड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग जो प्ली है अलीबी की, वो कौन से सेक्शन में दी गई है? दैट इज सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एडमिशन कुड बी ओरल ओनली, एडमिशन कुड बी डॉक्यूमेंट्री ओनली, एडमिशन कुड बी डॉक्यूमेंट्री और ओरल दोनों, डॉक्यूमेंट्री भी एंड ओरल भी। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट इज की जो ओपिनियन है ऑफ एन एक्सपर्ट इज दैट इज रेलिवेंट बट अनसेफ। रेलिवेंट है बट अनसेफ है। तो आपको ए ऑप्शन भी ठीक है। एंड नेक्स्ट है, सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव इन नेचर। कोऑपरेटिव इन नेचर, सपोर्टिव भी है कोऑपरेटिव इन नेचर भी है। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, बोथ ए एंड सी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन एज अ पर्सन हु मेक्स इट्स कंप्लीट।
The communication of a revocation as against the person who makes it is complete, that is when it is put into a course of transmission so as to be out of the power of the person who makes it. तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट एन एग्रीमेंट इज, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि उन्हें ये पता होता है बच्चे सिंपल क्वेश्चन नहीं देखते हैं, उन्हें स्किप कर देते हैं. तो देखिए एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग एंड कंसिडरेशन दैट इज फॉर ईच अदर, दैट इज एन एग्रीमेंट. क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट. फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच दैट इज एग्रीमेंट. तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, पहला ये ऑप्शन है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज a lunatic person who is at interval of sound mind may contract during those intervals. A lunatic person who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. lunatic person है, उस इंटरवल में जो साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, lunatic person. नेक्स्ट है द कार्वेल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बोल केस रिलेटेड टू, जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल है इंपॉर्टेंट केस है, ये किससे रिलेट करता है, दैट इज ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज. ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज से डील करता है ये आपका केस. तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल, पब्लिक एट लार्ज ऑफर. ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऐसे केस भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ऑलरेडी पूछे ही जाएंगे वो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप वेयर रीपेमेंट बिगिंस, की स्टॉप वेयर रीपेमेंट बिगिंस कैन बी अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू माइनर्स ओनली. किस पे अप्लाई हो सकती है सिर्फ, दैट इज माइनर ओनली. तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना. नेक्स्ट है द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय माइनर इज, जो एग्रीमेंट है अगर किसी माइनर ने किया है तो क्या होगा, वो एग्रीमेंट एक तो वॉइड होगा और नल होगा. तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू माइनर इज, दैट इज नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो वो नल भी होगा और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी निकलेगा. आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है. नेक्स्ट है when goods are displayed in show window bearing price tags it indicates, जब गुड्स जो हैं डिस्प्लेड पर शो कर रखे होते हैं विंडो के, बियरिंग प्राइस टैग्स इट इंडिकेट्स एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर. इन्विटेशन ही तो देते हैं हम, ऑफर ही तो करते हैं किसी को. जब ऐसा ऑफर अगर हम विंडो पे लगाते हैं, प्राइस भी लगाते हैं, इंडिकेट करते हैं, उस पर गुड्स को डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, तो दैट इज़ इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर. तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया ऑन द एग्रीमेंट. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया ऑन द एग्रीमेंट, दैट इज नॉट वॉइडेबल, दैट इज नॉट वॉइडेबल. तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना. नेक्स्ट है if natural love and affection promises to give his son ₹1,000, this is not a contract due to non-fulfillment of technical requirement of relevant provision of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या प्रॉमिस किया उसने और अपने सन को ₹1,000 दे दिए. दिस इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है आपका R.K. बांग्या की बुक में सेम एज इट इज़ आपका दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन उठाया हुआ है. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेचर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, की जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नेचर है वो कैसा है, रेमेडिकल इन नेचर, रेमेडियल इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड प्रोसीजर लॉ. तो आपको ऑल ऑफ दीज पर टिक करना है. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. रेमेडियल नेचर भी है, प्रोटेक्टिव नेचर भी है, प्रोसीजर नेचर भी है. तो आपको ऑल ऑफ दीज पर टिक करना है. डी ऑप्शन तो सारे ही हैं. ठीक है, नेचर जो है स्पेसिफिक रिलीफ का, रिलीफ एक्ट का. ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो बेसिस है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो क्या है, लॉ ऑफ इक्विटी. क्या है, लॉ ऑफ इक्विटी.
बेसिस हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लॉ ऑफ इक्विटी, ये ऑप्शन पर टिक करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए लॉ ऑफ इक्विटी आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज लॉ ऑफ इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिलीफ अंडर द एक्ट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिक्लेरेटरी डिग्री एंड इंजंक्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिलीफ अंडर द एक्ट, की जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है किसके अंडर है, दैट इज कवर्स पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, कवर्स पोजीशन ऑफ मूवेबल, इमूवेबल भी प्रॉपर्टी आएगी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी, ठीक है। तो दोनों आएंगे, बोथ ए एंड बी। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पेसिफिक रिलीफ अंडर द एक्ट कवर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट जो हमारा सैम्पल पेपर था वो हमने डिस्कस किया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी then please do like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this video.